बूझमाड़ की पहाड़ियों में जब सुबह उतरती थी तब धुंध सबसे पहले छोटे डोंगर की ढलानों को छूती थी। साल 1910 से बहुत पहले भी वहां के जंगलों में हवा केवल पत्तों को नहीं हिलाती थी बल्कि पीढ़ियों की स्मृतियों को साथ लेकर चलती थी। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर और उसके आसपास माड़िया समुदाय के लोग जंगल, पहाड़, नदियों और खेतों को अपने जीवन का अलग अलग हिस्सा नहीं मानते थे। उनके लिए धरती मां थी, जंगल अन्नदाता था, पहाड़ रक्षक था और नदी किसी पुराने रिश्तेदार की तरह घर का रास्ता जानती थी। उसी धरती पर एक माड़िया नेता का नाम धीरे धीरे लोगों की आवाज में उभरने लगा था। उसका नाम था आयतू महारा। आयतू महारा के जन्म की सटीक तारीख उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज नहीं मिलती। उनके माता पिता के नाम भी उपलब्ध स्रोतों में सुरक्षित नहीं है। उनकी पत्नी, संतान, भाई बहन और अन्य पारिवारिक रिश्तेदारों के नाम भी प्रमाणित रिकॉर्ड में नहीं मिलते। इसलिए यह कहानी उन संबंधों के नाम गढ़कर नहीं कहेगी जिनका इतिहास मौन है। इतिहास कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम बचा लेता है पर उसके घर का आंगन, मां की आवाज और बच्चों की हंसी को अपने पन्नों में जगह नहीं दे पाता। आयतू महारा का परिवार इतिहास की उसी खामोश छाया में छिपा हुआ है, लेकिन उनका समुदाय, उनके साथी और उनके संघर्ष की धरती उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने आती है। आयतू महारा के लिए छोटे डोंगर केवल एक गांव या पहाड़ी इलाका नहीं था। वह उनके पूर्वजों की स्मृति, उनके लोगों की मेहनत और आने वाली पीढ़ियों की आशा था। उनके साथी उन्हें इसलिए मानते थे क्योंकि वे कठिन समय में सबसे आगे चलते थे और संकट आने पर सबसे पीछे हटने से इनकार करते थे। उनकी प्रेरणा किसी एक पुस्तक या किसी दूर बैठे राजा से नहीं आई थी। उनकी प्रेरणा जंगल में लकड़ी बटोरती स्त्रियों से आई थी। उनकी प्रेरणा उन किसानों से आई थी जो पथरीली जमीन में भी बीज डालकर जीवन उगाते थे। उनकी प्रेरणा उन बुजुर्गों से आई थी जो कहते थे कि जंगल को बचाना अपने बच्चों की सांस बचाना है। उनकी प्रेरणा उन युवाओं से आई थी जो ढोल की थाप पर सामूहिक नृत्य करते हुए अपने समुदाय की एकता को महसूस करते थे। वर्ष 1871 से ब्रिटिश शासन की वन नीतियां बस्तर और आसपास के वन क्षेत्रों में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगी थी। वर्ष 1878 के भारतीय वन अधिनियम ने इस हस्तक्षेप को और कठोर बना दिया। जिन जंगलों में माड़िया और दूसरे आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से शिकार करते, कंदमूल जुटाते, लकड़ी लेते और खेती करते आए थे, उन पर शासन का दावा बढ़ने लगा। जंगलों को आरक्षित, संरक्षित और गांव के जंगलों जैसी श्रेणियों में बांटा जाने लगा। सरकारी कागजों में यह व्यवस्था कानून कही गई, पर जंगल पर निर्भर लोगों को यह अपने ही घर में पराया बना देने जैसी लगी। आयतू महारा ने देखा कि वन अधिकारी पेड़ों को गिनते थे पर उन पेड़ों से जुड़े परिवारों को नहीं गिनते थे। उन्होंने देखा कि कागज पर खींची गई रेखाएं लोगों की रोजमर्रा की राहों को रोक रही थी। उन्होंने देखा कि जिस तालाब से पूरा गांव पानी लेता था वहां भी किसी नए आदेश का डर बैठ गया था। उनके एक वृद्ध साथी ने एक दिन कहा, जिस दिन जंगल को कागज का मालिक मिल गया उसी दिन जंगल के असली रखवाले से उसका अधिकार छीन लिया गया। आयतू महारा ने उस वाक्य को बहुत देर तक चुपचाप सुना। उस रात उन्होंने आग के पास बैठे युवाओं से कहा, हमारे पास कागज कम है पर हमारी स्मृति लंबी है। युवाओं ने उनकी ओर देखा। आयतू ने कहा, जिस रास्ते पर हमारे दादा चले वह किसी मोहर से छोटा नहीं हो जाता। 1905 में ब्रिटिश प्रशासन ने बस्तर के लगभग 2/3 जंगलों को आरक्षित करने और झूम खेती, जंगल से उपज जुटाने तथा शिकार पर रोक लगाने की योजना बनाई। इस योजना ने लोगों के भीतर जमा असंतोष को और गहरा कर दिया। व्यवहार की मांग ने उस पीड़ा को और बढ़ाया। अधिकारी और उनके कर्मचारी लोगों से बिना उचित मजदूरी के काम करवाते थे। कभी रास्ता बनवाया जाता था, कभी सामान ढुलवाया जाता था, कभी किसी दूर के शिविर तक भोजन पहुंचाने का आदेश दिया जाता था। आदिवासी परिवारों के लिए हर आदेश उनके खेत से एक दिन
उनके जंगल से एक टोकरी और उनके बच्चों से एक शाम छीन लेता था। 1907 और 1908 के अकाल ने लोगों की कठिनाई को असहनीय बना दिया। अनाज कम था, जंगल से मिलने वाली उपज पर रोक बढ़ रही थी, बाजार में साहूकारों की पकड़ मजबूत हो रही थी। कई परिवारों को अपने ही श्रम के बदले कम दाम मिलते थे और उसी दाम में उन्हें नमक, कपड़ा और बीज खरीदना पड़ता था। 1908 में आरक्षित जंगलों में लकड़ी काटने और रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए ठेकेदारों को प्रवेश मिला। जो जंगल लोगों के लिए जीवन था, वह व्यापारियों और ठेकेदारों के लिए माल बन गया। आयतु महारा ने पेड़ों पर लगते निशान देखे, उन्होंने कुल्हाड़ियों की आवाज सुनी, उन्होंने मजदूरों की थकी हुई पीठें देखी। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल पेड़ काटे जाने की बात नहीं थी, यह उस व्यवस्था का संकेत था जिसमें जंगल के बीच रहने वाला मनुष्य अपने जीवन पर अधिकार खो रहा था। स्थानीय रूप से बनाई जाने वाली पारंपरिक मदिरा पर रोक ने भी लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। गोकुल जैसी सामुदायिक परंपराओं और आदिवासी रीति रिवाजों को शासन की निगाह में संदेह से देखा जाने लगा। बाहर से आए व्यापारी और साहूकार जमीन, श्रम और वनोपज पर अपना नियंत्रण बढ़ाने लगे। आयतु महारा का क्रोध किसी एक अधिकारी से नहीं था, उनका विरोध उस पूरी व्यवस्था से था जो जंगल को समझे बिना जंगल पर शासन करना चाहती थी। उन्हें प्रेरणा अपने आसपास के लोगों के छोटे छोटे प्रतिरोधों से मिलती थी। किसी स्त्री का जंगल में प्रवेश पर लगाए गए अनुचित कर को देने से इनकार करना उन्हें साहस देता था। किसी किसान का साहूकार के गलत हिसाब पर अंगूठा लगाने से मना करना उन्हें उम्मीद देता था। किसी युवक का बेगार के लिए बुलाए जाने पर गांव के बुजुर्गों से सलाह लेना उन्हें एकता का संकेत लगता था। वे कहते थे, बड़ा संघर्ष छोटे छोटे इनकारों से बनता है। बस्तर के दूसरे हिस्सों में भी असंतोष उठ रहा था। समकालीन नेताओं में गुंडाधुर का नाम लोगों के बीच तेजी से फैल रहा था। गुंडाधुर आयतु महारा के पारिवारिक रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि उसी ऐतिहासिक संघर्ष के एक प्रमुख समकालीन आदिवासी नेता थे। लाल करेंद्र सिंह भी उस दौर की राजनीतिक हलचलों से जुड़े एक प्रभावशाली समकालीन व्यक्ति थे। सोनू मांझी का नाम भी विद्रोह के प्रसंगों में आता है। हालांकि बाद में ब्रिटिश पक्ष द्वारा उसे लालच दिए जाने की कथा मिलती है। इन लोगों के संबंधों को परिवार का संबंध बताना इतिहास के साथ अन्याय होगा। उनका वास्तविक संबंध संघर्ष, क्षेत्रीय राजनीति और उस समय की सामुदायिक हलचल से था। आयतु महारा अपने क्षेत्र में छोटे डोंगर के लोगों के बीच नेतृत्व कर रहे थे। अबूझमाड़ की भौगोलिक कठिनाई उनके लिए बाधा नहीं, सुरक्षा और रणनीति दोनों थी। घने जंगल, संकरे रास्ते, पहाड़ी मोड़ और नदी की धाराएं उनके लिए किसी खुली किताब की तरह थीं। वे जानते थे कि कौन सा रास्ता बरसात में बंद हो जाता है। वे जानते थे कि किस पहाड़ी के पीछे रात में आग जलाकर भी दूर से दिखाई नहीं देती। वे जानते थे कि किस गांव में भूखे यात्रियों को चुपचाप भोजन मिल सकता है। वे यह भी जानते थे कि डर के समय सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, विश्वास होता है। जनवरी 1910 में जंगलों के भीतर बैठकों का सिलसिला तेज हुआ। लोग एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने लगे। कहीं आम की टहनियां पहुंची, कहीं मिट्टी की ढेली पहुंची, कहीं तीर पहुंचा, कहीं मिर्च की छोटी गठरी पहुंची। इन संकेतों का अर्थ हर जगह एक ही भाषा में नहीं कहा जाता था, पर सब समझते थे कि समय बदल रहा है। आयतु महारा ने एक सभा में मिट्टी की ढेली उठाई। उन्होंने कहा, यह मिट्टी किसी एक घर की नहीं है। उन्होंने कहा, जिसे हम बचाएंगे वही हमारे बाद हमारे बच्चों को बचाएगी। सभा में बैठी एक वृद्धा ने अपने हाथ से जमीन छुई। उसने कहा, धरती को बांटने वाले बहुत आए, पर धरती ने किसी को अपना मालिक नहीं माना। उस वाक्य ने सभा में बैठे लोगों को भीतर तक हिला दिया। आयतु महारा ने युवाओं को समझाया कि विद्रोह केवल क्रोध का विस्फोट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों को अनाज की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना होगा।
उन्होंने कहा कि किसी गरीब की झोपड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का लक्ष्य लोगों को लूटना नहीं, लोगों को लूट से बचाना है। उनके शब्दों में उन्हें अपने पूर्वजों की सीख सुनाई देती थी। उनके उदाहरण में उन्हें वे ग्रामीण दिखते थे जो बिना किसी लिखित आदेश के एक दूसरे की फसल बचाते थे। फरवरी 2, 1910 को बस्तर का भूमकाल विद्रोह खुलकर सामने आया। भूमकाल का अर्थ लोगों के लिए धरती का हिल उठना था। यह धरती केवल भौगोलिक जमीन नहीं थी, यह उनके अधिकार, स्मृति और आत्मसम्मान की धरती थी। बस्तर के अनेक हिस्सों में लोग उठ खड़े हुए। कहीं सरकारी ठिकानों पर धावा बोला गया, कहीं साहूकारों के भई खाते नष्ट किए गए, कहीं अनाज के भंडारों पर कब्जा करके भूखे परिवारों में अन्न बांटा गया। विद्रोह की व्यापकता इतनी थी कि बस्तर की 84 में से 46 परगनों तक उसकी गूंज पहुंची। तुम्हारा ने छोटे डोंगर में लोगों को संगठित किया। उनकी टोली जंगल की ढलानों से उतरती थी। वह आदेश देने से पहले लोगों की बात सुनती थी। वह किसी गांव में पहुंचती थी तो पहले पानी मांगती थी, फिर बुजुर्गों के सामने बैठती थी, फिर पूछती थी कि किस घर में अनाज नहीं है, फिर पूछती थी कि किस परिवार से बिगाड़ करवाया गया है। फिर वो तय करती थी कि अगला कदम क्या होगा। छोटे डोंगर पर विद्रोहियों का नियंत्रण 1 महीने से अधिक समय तक बना रहा। यह नियंत्रण केवल हथियारों के बल पर नहीं था, यह स्थानीय जनता की सहमति और पहाड़ों की भौगोलिक सुरक्षा पर टिका हुआ था। लोगों ने रास्ते बताए, लोगों ने भोजन पहुंचाया, लोगों ने पहले दिए, लोगों ने आने जाने वाले दस्तों पर निगाह रखी। आयतु महारा हर शाम पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर नीचे के जंगल को देखते थे। उनके साथ खड़े एक युवक ने पूछा, क्या हमें विजय मिलेगी? आयतु ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, विजय केवल तब नहीं होती जब शत्रु पीछे हटे। उन्होंने कहा, विजय तब भी होती है जब डर पीछे हटता है। युवक ने पूछा, अगर हम हार गए तो? आयतु ने कहा, तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब अन्याय सामने था तब तुम चुप क्यों थे? उनकी बात सुनकर युवक ने अपना तीर कसकर पकड़ लिया। आयतु महारा को यह प्रेरणा 1857 के उन विद्रोहों की स्मृतियों से भी मिलती थी जिनकी खबरें दूर दूर तक लोक कथाओं में पहुंची थी। उन्हें संतालों और बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी प्रतिरोधों की कथाएं प्रत्यक्ष रूप से पढ़ी हुई सामग्री के रूप में नहीं, बल्कि जनश्रुति और यात्रियों की बातों के रूप में सुनाई देती होंगी। इन कथाओं ने उन्हें यह विश्वास दिया कि जंगल का मनुष्य इतिहास का दर्शक नहीं, इतिहास का निर्माता भी हो सकता है। फिर भी आयतु महारा किसी दूसरे नेता की नकल नहीं कर रहे थे। उनका संघर्ष छोटे डोंगर की जमीन, अबूजमाड़ की राहों और माड़िया समाज की तत्काल पीड़ा से जन्मा था। ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह को कुचलने के लिए अतिरिक्त सैनिक भेजे। बाहर से आने वाले सैनिक जंगल को युद्ध भूमि समझते थे। आयतु और उनके साथी उसे घर समझते थे। यह अंतर ही दोनों पक्षों की रणनीति का सबसे बड़ा अंतर था। सरकारी टुकड़ियां खुले रास्तों पर आगे बढ़ती थीं। विद्रोही दल पगडंडियों से गायब हो जाते थे। सैनिक किसी गांव में पहुंचते थे तो लोग कभी चुप हो जाते थे, कभी परिवार जंगल की गहराई में चले जाते थे, कभी बच्चे अपनी माताओं का हाथ पकड़कर झाड़ियों के पीछे बैठ जाते थे। दमन बढ़ता गया। विद्रोहियों के परिवारों को धमकाया गया। गांवों पर निगरानी रखी गई। कई लोग अपने घर छोड़कर जंगलों में शरण लेने लगे। आयतु महारा जानते थे कि सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अब हर निर्णय और अधिक सावधानी से लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी से पहाड़ भी शत्रु बन सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना को सत्य माने बिना उसकी पुष्टि करनी होगी। उनकी इस सावधानी से कुछ लोग असहमत भी होते थे। कुछ युवा तत्काल हमला करना चाहते थे। आयतु उन्हें रोकते हुए कहते थे, क्रोध आग है, पर रास्ता दिखाने के लिए मशाल बनना जरूरी है। विद्रोह के दूसरे क्षेत्रों में भी परिस्थितियां कठिन होती जा रही थीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने धन, पद और सुरक्षा का लालच देकर विद्रोहियों के बीच फूट डालने की कोशिश की। सोनू मांझी के बारे में उपलब्ध विवरण बताते हैं कि उसे ब्रिटिश पक्ष ने धन और पद का प्रलोभन दिया।
ऐसी खबरें जब जंगलों में पहुंची तो विश्वास की परीक्षा शुरू हो गई। आयतु महारा ने अपने साथियों से कहा कि हर व्यक्ति को संदेह की नजर से देखना आसान है, पर संगठन को बचाना कठिन है। उन्होंने कहा कि निर्णय व्यक्ति की जाति या नाम से नहीं, उसके कर्म से किया जाएगा। फिर भी विद्रोहियों के बीच सूचना का रिसाव बढ़ा। ब्रिटिश सैनिकों ने शिविरों और रास्तों की घेराबंदी की। अलीनार गांव के आसपास अंतिम प्रतिरोधों में अनेक आदिवासी लड़ाके मारे गए। बस्तर के दूसरे हिस्सों में भी दमन ने विद्रोही दलों को कमजोर कर दिया। छोटे डोंगर पर 1 महीने से अधिक समय तक नियंत्रण बनाए रखने के बाद आयतु महारा भी अंततः पकड़ लिए गए। उनकी गिरफ्तारी की सटीक तारीख उपलब्ध अभिलेखों में स्पष्ट नहीं है। उनके मुकदमे की सटीक तारीख भी प्रमाणित रूप से उपलब्ध नहीं है। इतिहास इतना अवश्य बताता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल में रखा गया। जब पहाड़ों से मैदानों की ओर ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में पहरेदारों की बंदूकें थीं, लेकिन आयतु महारा की आंखों में अब भी वही जंगल था। एक पहरेदार ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या मिला? आयतु ने उत्तर दिया, मुझे अपने लोगों का भरोसा मिला। पहरेदार ने हंसकर कहा, भरोसे से जेल की दीवार नहीं टूटती। आयतु ने कहा, दीवार टूटे या न टूटे, भरोसा बाहर पहुंच जाता है। रायपुर केंद्रीय जेल में उनके जीवन का हर दिन कठिन था। जेल की दीवारें जंगल की खुली हवा से अलग थीं। वहां पहाड़ों की गंध नहीं थी, वहां ढोल की आवाज नहीं थी, वहां माड़िया बस्ती की सामूहिक बातचीत नहीं थी। पर जेल में भी स्मृति को बंद नहीं किया जा सकता था। आयतु महारा जब अकेले बैठते थे, तब छोटे डोंगर की ढलानें उनकी आंखों के सामने आ जाती थी। उन्हें वे साथी याद आते थे जिनके नाम इतिहास ने शायद कभी लिखे ही नहीं। उन्हें वे स्त्रियां याद आती थीं जिन्होंने भूखे विद्रोहियों को भोजन दिया था। उन्हें वे बच्चे याद आते थे जिन्होंने सैनिकों की आहट सबसे पहले सुनी थी। उन्हें वे बुजुर्ग याद आते थे जिन्होंने मिट्टी की ढेली को संदेश बनाकर आगे बढ़ाया था। उन्हें अपने परिवार की भी याद आती होगी, लेकिन उनके माता पिता, पत्नी, संतान या अन्य रिश्तेदारों के नाम उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए इतिहासकार और कहानीकार उनके निजी परिवार के नाम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस समुदाय के लिए उन्होंने संघर्ष किया, वही उनका विस्तृत सामाजिक परिवार था। उनके सहयोद्धा उनके भाई जैसे थे। उनके गांव की माताएं उनकी माताओं जैसी थीं। उनके समुदाय के बच्चे उनके भविष्य जैसे, और छोटे डोंगर की धरती उनके लिए उस घर जैसी थी जिसे बचाने के लिए मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। 1 वर्ष की सजा का प्रत्येक दिन उनके लिए केवल दंड नहीं था, वह औपनिवेशिक शासन की उस सोच का प्रमाण था जो अधिकार मांगने वाले को अपराधी बना देती थी। आयतु महारा ने जेल में बैठे बैठे अपने संघर्ष को पराजय नहीं माना। वे जानते थे कि विद्रोह दबाया जा सकता है, पर जंगल की स्मृति को समाप्त नहीं किया जा सकता। 1910 के भूमकाल के बाद ब्रिटिश शासन ने बस्तर में नियंत्रण फिर स्थापित किया। कई गांव उजड़े, कई परिवार जंगलों में छिपे, कई लोग दंडित हुए, कई वीरों के नाम सरकारी कागजों से बाहर रह गए। फिर भी विद्रोह का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। वन आरक्षण की जो व्यापक योजना प्रस्तावित थी, उसे बाद में कम करना पड़ा। यह परिवर्तन छोटा दिखाई दे सकता है, पर उस समय के लिए यह संघर्ष की ताकत का प्रमाण था। आयतु महारा का नाम भी लंबे समय तक सीमित अभिलेखों और स्थानीय स्मृतियों में रहा। उनका विस्तृत जीवन वृत्त उपलब्ध नहीं है। उनकी जन्म तिथि अज्ञात है। उनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात है। उनके परिवार के नाम अज्ञात हैं। उनकी जेल से रिहाई की सटीक तारीख भी अज्ञात है। लेकिन अज्ञात होना महत्वहीन होना नहीं है। कभी कभी इतिहास के सबसे गहरे अध्याय उन लोगों से बनते हैं जिनकी जीवनी कुछ पंक्तियों में सिमट जाती है। आयतु महारा की जीवनी भी ऐसी ही कुछ पंक्तियों में दर्ज है। वे माड़िया आदिवासी नेता थे। उन्होंने 1910 के भूमकाल विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने अबूज माड़ क्षेत्र में छोटे डोंगर पर 1 महीने से अधिक समय तक नियंत्रण बनाए रखा।
वे अंततः गिरफ्तार हुए। उन्हें 1 वर्ष की सजा मिली। वे रायपुर केंद्रीय जेल में रहे। इन पंक्तियों के बीच उनका पूरा जीवन छिपा हुआ है। इन पंक्तियों के बीच जंगल की हवा है। इन पंक्तियों के बीच भूख से लड़ते परिवार हैं। इन पंक्तियों के बीच बेवार से थके हुए कंधे हैं। इन पंक्तियों के बीच अपनी जमीन के लिए खड़ा हुआ एक नेता है। कई वर्ष बाद जब स्वतंत्र भारत में बस्तर के वीरों को याद किया जाने लगा, तब गुंडाधुड़ का नाम सार्वजनिक स्मृति में अधिक प्रमुखता से आया। 2014 के गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी में गुंडाधुड़ और उनके संघर्ष को स्थान मिला। पर किसी आंदोलन की स्मृति केवल उसके सबसे प्रसिद्ध नेता की नहीं होती। उसमें वे सभी लोग शामिल होते हैं जिन्होंने पहरा दिया, अन्न बांटा, रास्ता दिखाया और भय के बावजूद चुप रहने से इनकार किया। आई तुम्हारा उसी सामूहिक स्मृति के एक महत्वपूर्ण नाम है। उनका उदाहरण बताता है कि नेतृत्व केवल बड़े भाषण देने का नाम नहीं है। नेतृत्व वह है जिसमें कोई व्यक्ति अपने लोगों की पीड़ा को अपना प्रश्न बना ले। नेतृत्व वो है जिसमें संकट आने पर कोई आगे बढ़े और कहे कि हम अकेले नहीं हैं। नेतृत्व वो है जिसमें जेल की दीवारों के भीतर भी मनुष्य अपने उद्देश्य को जीवित रखे। आज जब छोटे डोंगर और अबूझमाड़ की पहाड़ियों का नाम लिया जाता है, तब वहां की मिट्टी में 1910 की वह हलचल अब भी महसूस की जा सकती है। वह हलचल कहती है कि जंगल केवल संसाधन नहीं होता। वह हलचल कहती है कि विकास के नाम पर किसी समुदाय की स्मृति मिटाई नहीं जा सकती। वह हलचल कहती है कि किसी भी शासन की शक्ति जनता की सहमति से बड़ी नहीं होती। और वो हलचल ये भी कहती है कि इतिहास लिखने वालों का दायित्व है कि वे उन नामों को खोजें जो लंबे समय से अंधेरे में छूट गए हैं। आयतु महारा के परिवार के नाम इतिहास में उपलब्ध नहीं है, पर उनका सामाजिक परिवार आज भी उनकी कथा में सांस लेता है। उनके रिश्तेदारों के नाम प्रमाणित नहीं है, पर उनके सहयोद्धा और समुदाय उनकी विरासत के साक्षी हैं। गुंडाधुड़ उनके पारिवारिक संबंधी नहीं, बल्कि उसी विद्रोह के समकालीन महान नेता थे। लाल कलेंद्र सिंह उस समय की राजनीतिक हलचल से जुड़े समकालीन व्यक्ति थे। सोनू मांझी का उल्लेख संघर्ष के भीतर हुई राजनीतिक टूटन और औपनिवेशिक चालों के संदर्भ में आता है। इन सभी नामों को सही संदर्भ में रखना ही इतिहास का सम्मान है। अब जब यह कथा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है, तब छोटे डोंगर की पहाड़ी पर खड़े आयतु महारा की कल्पना कीजिए। उनके सामने घना जंगल है, पीछे उनके लोगों की आवाजें हैं, दूर कहीं सैनिकों की आहट। उनके हाथ में शायद कोई साधारण हथियार है। उनके पास कोई लिखित घोषणा नहीं है। उनके पास किसी बड़े साम्राज्य की सेना नहीं है। उनके पास केवल धरती पर विश्वास है। उनके पास अपने लोगों का साथ है। उनके पास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रश्न है। वो प्रश्न है कि जब अपनी जमीन, जंगल और सम्मान पर संकट आए, तब मनुष्य क्या करेगा। आयतु महारा ने उस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन से दिया। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया कि प्रतिरोध का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं, बल्कि अपनी सामुदायिक गरिमा की रक्षा करना है। उन्होंने दिखाया कि हार के बाद भी स्मृति जीवित रह सकती है। उन्होंने दिखाया कि जेल में बंद शरीर से बड़ा विचार होता है। उन्होंने दिखाया कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि भले अज्ञात रह जाए, पर उसके संघर्ष की तारीख इतिहास में दर्ज हो सकती है। वह तारीख थी फरवरी 1910, जब भूमकाल की आग बस्तर में खुलकर भड़की। वह काल 1910 का था, जब छोटे डोंगर ने 1 महीने से अधिक समय तक औपनिवेशिक आदेश को चुनौती दी। वह समय 1910 का था, जब आयतु महारा गिरफ्तार हुए और 1 वर्ष की सजा पाकर रायपुर केंद्रीय जेल पहुंचे। और वह विरासत आज तक चलती है, क्योंकि धरती अपने सच्चे रखवालों के नाम देर से सही पर भूलती नहीं। आयतु महारा का जीवन हमें यही बताकर समाप्त होता है कि इतिहास के पन्नों पर कम लिखे गए लोग भी जनता की स्मृति में बहुत दूर तक चलते हैं। छोटे डोंगर की मिट्टी, अबूझमाड़ का जंगल और बस्तर की हवा आज भी उनके साहस की कहानी कहती है। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc.
Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy, or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.